गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने चालू किया, अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। चैप्टर का नाम था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब नए साझेदार का प्रवेश। कल मैंने आपको या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब बता दिया था कि नया साझेदार क्या होता है, उसके प्रवेश से आशय क्या है और वो कौन कौन सी दशाएँ स्थितियाँ हैं जब हमें किसी नए व्यक्ति को अपनी फर्म में साझेदार बनाना पड़ता है। अभी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ही चलेगा और आप थ्योरी पर जितना अच्छा ध्यान देंगे प्रैक्टिकल उतना ही बेहतर हो जाएगा, तो थ्योरी पर ज़रूर ध्यान दें। अब आज की क्लास में हम फिर दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को समझने जा रहे हैं। उसमें पहला है वैधानिक स्थिति और दूसरा है अधिकार। अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि नए साझेदार के अधिकार बताइए, तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर कुछ लिख दें और जो लिखें हो सकता है वो कुछ हद तक सही भी हो। लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया है कि नए साझेदार की वैधानिक स्थिति बताइए, और अगर आपने आज तक वो चीज़ नहीं सुनी तो संभव ही नहीं कि आप इस क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ सकते कि वैधानिक स्थिति क्या पूछ रहे हैं। हमने तो आज तक किसी भी चीज़ का अर्थ समझा था, विशेषताएं समझी थी, दोष लाभ ये सब हानियाँ समझी थी। वैधानिक स्थिति किस चुटकुले का नाम है अपने को पता नहीं है, इसलिए कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी मुझसे या किसी भी टीचर से, लेकिन समझे बिना आपको समझ नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा ये लेक्चर नंबर 51 है। और वैधानिक स्थिति का मतलब आप ये समझ जाइए कि नया साझेदार किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, कानूनन तौर पर किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है और किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है। बस इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, वैधानिक स्थिति। कि तू कानूनन अगर नया साझेदार बन रहा है तो तू किन किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा, किन किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इस चीज़ के ज्ञान को ही अपन क्या बोलने वाले हैं, वैधानिक स्थिति। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर आज मैं आपके फर्म में साझेदार बनता हूँ, आप दो साझेदार पहले से हैं और मैं एक नया व्यक्ति आ रहा हूँ, आज मैं आपकी फर्म में साझेदार बनता हूँ, तो क्या आज के पहले कोई भी काम किया होगा आप लोगों ने, तो क्या उसके लिए मुझे जिम्मेदार माना जाएगा? आपको थोड़ा सा भी सोचने तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरे आने के बाद जो जो भी काम करेंगे वो तो हम सब मिलकर करेंगे, तो उनके लिए तो मैं उत्तरदायी हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन मेरे आने के पहले जो भी काम आप लोगों ने कर लिए हैं, जो भी आपने एग्रीमेंट कर लिए हैं, जो भी एक्शंस आपने ले लिए हैं, जो भी डीलिंग कर ली है, उन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यही वैधानिक स्थिति, और ये तो बहुत लॉजिकल बात है। जिस काम को मैं करूँगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जिस काम को मैं नहीं करूँगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जो मेरे सामने हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जो मेरे सामने नहीं हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। पहले आपने कितना लाभ कमा लिया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, अब आगे जितना लाभ होगा उसी में मुझे हिस्सा मिलेगा। पहले कितनी हानि हो गई उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, आगे अगर कोई हानि होगी तो मैं उसी हानि को मैं वहन करूँगा, पुरानी हानि को मैं क्यों वहन करूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैधानिक स्थिति। कुल मिलाकर क्या हुई भाई वैधानिक स्थिति, कि नया साझेदार अपने प्रवेश के पहले के किसी भी कार्य के लिए दायी नहीं होगा, लेकिन अपने प्रवेश के पश्चात के प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। बस इतनी सी बात है वैधानिक स्थिति की। तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या नया साझेदार अपने किसी भी पुराने कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि वो उत्तरदायी होगा अगर उसने लिखित में स्वीकार कर लिया। जैसे मैं आ रहा हूँ, ये चल रहा है, मतलब समझ लो अगस्त चल रहा है, अगस्त 2020 चल रहा है, और मैं आया और मैंने आपसे एग्रीमेंट में लिख कर दे दिया कि जनवरी 2020 से लेकर जितने भी काम होंगे सभी में मैं बराबरी से जिम्मेदार होऊंगा, लाभ में भी हानि में भी सब में बराबर से जिम्मेदार होऊंगा। ऐसा मैं लिखित में अगर दे रहा हूँ तब तो मैं पहले की बातों के लिए जिम्मेदार माना जाऊंगा, अन्यथा मैं जिम्मेदार नहीं माना जाऊंगा अपने प्रवेश से पहले की बातों के लिए, बात के लिए ही जिम्मेदार हूँ। बस इतना ही वैधानिक स्थिति। पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है। साझेदारी अधिनियम आपको पता ही होना चाहिए, 1932 अधिनियम के अनुसार यदि नए साझेदार ने लिखित में स्वीकार नहीं किया हो, अगर लिखित में स्वीकार कर लिया तो बस जो स्वीकार आपने कर लिया वो कर लिया। अगर आपने लिखित में कोई बात स्वीकार नहीं की है तो समझिए, नहीं किया हो तो वह प्रवेश के पूर्व दिख रहा होगा, पूर्व के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन प्रवेश के पश्चात के प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। पहले के किसी काम के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन मेरे आने के बाद के हर काम के लिए मैं उतना ही जिम्मेदार हूँ जितने बाकी के साझेदार जिम्मेदार हैं। मेरे एडमिशन के पहले के किसी भी काम के लिए मैं तभी जिम्मेदार माना जाऊंगा जब मैं ऐसी जिम्मेदारी लिखित में स्वीकार कर लूँ, अन्यथा मैं जिम्मेदार
बाद के कामों के लिए तो हूँ, पहले के कामों के लिए नहीं। बस इतना थ्योरी काफ़ी है। एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा बार सुनने में भी वो ज़्यादा परेशान करने लगती है। हो गया ये काम खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास में अधिकार की। नए साझेदार को क्या अधिकार है? तो देखो भैया, नए साझेदार को कोई 1000-2000 अधिकार नहीं होते, सिर्फ 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार, जब नया साझेदार आएगा तो जब बाकी साझेदारों ने व्यवसाय में पूंजी लगाई है तो नया साझेदार भी व्यवसाय में पूंजी लगाएगा। जब मैं आपके बिजनेस में आ रहा हूँ साझेदार बनकर और मैं पूंजी लगा रहा हूँ, तो उस पूंजी को इस्तेमाल कर आपने जो भी संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति में मेरा अधिकार रहेगा। मतलब पहली बात तो ये है कि नया साझेदार आ रहा है और अगर वो व्यवसाय में पूंजी लगा रहा है, अगर का मतलब ये है कि पूंजी लगाना आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कर्मचारी को ही अपना साझेदार बना लेते हैं, तो वो थोड़ी पूंजी लगाएगा। तो पूंजी लगाना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर किसी साझेदार ने पूंजी लगाई है, पूंजी लगाकर साझेदार बना है, तो जितनी पूंजी उसने लगाई है उतनी कीमत की संपत्तियों पर उसका अधिकार होगा, उतनी संपत्तियों पर वो अपना अधिकार जता सकता है। ये पहला नोट है कि नए साझेदार को संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। और दूसरी बात, अगर आपने अभी अनुपात परिवर्तन चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर समझा हो, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि जब एक नया व्यक्ति आता है तो पुराने व्यक्ति उसके हिस्से में त्याग करते हैं। पुराने व्यक्तियों का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम, और नए साझेदार को कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तो पुराने हो गए सेक्रीफाइस करने वाले, त्याग करने वाले, और नया व्यक्ति हो गया प्राप्त करने वाला। और हमने एक जर्नल एंट्री की थी, गेनर टू सेक्रीफाइस, मतलब जो त्याग कर रहा है उसको भुगतान प्राप्त होता है और जो प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो अब जब एडमिशन चैप्टर चल रहा है तो मैं हुआ नया साझेदार और आप लोग हुए पुराने साझेदार, तो आप मुझे लाभ में हिस्सा दे रहे हो तो इसके बदले में मैं आपको भुगतान करूंगा, तभी तो आप मुझे लाभ में हिस्सा दोगे। आप मुझे अधिकार दे रहे हो एक तरीके से कि भैया ठीक है, आज के बाद लाभ तीनों में बटेगा। तो वो अधिकार आपसे प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ आपको नगद भुगतान करना पड़ेगा। और जो मैं आपको भुगतान करता हूँ उसको हम प्रब्याजी बोलते हैं। प्रब्याजी इंग्लिश में प्रीमियम कहा जाता है। तो क्योंकि आप त्याग कर रहे हो और आपके त्याग के बदले में मैंने आपको भुगतान कर दिया है, मतलब कुल मिलाकर आपने मुझे ये अधिकार दे दिया है कि ठीक है, लाभ में से तू, जैसे हम लाभ में से हिस्सा ले रहे हैं ऐसे तू भी लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा। समझ गए बात को? तो नए साझेदार को 2 अधिकार है, संपत्ति में भाग प्राप्त करने का अधिकार और लाभ में भाग प्राप्त करने का अधिकार। यही कुछ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलते हैं। पहला है संपत्ति में भाग पाने का अधिकार। जब नया साझेदार आता है तो सामान्यतः अन्य साझेदारों की तरह वह भी फर्म में पूंजी लगाता है। जब नया साझेदार आएगा तो वो भी पूंजी लगाएगा, इसलिए जितनी पूंजी वह लाया है उस सीमा तक संपत्तियों में उसका अधिकार माना जाएगा। दूसरा है लाभ में भाग पाने का अधिकार। जब नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार क्या करते हैं? पुराने साझेदार अपने हिस्से का क्या करते हैं? त्याग। पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग करते हैं। किसके हिस्से, किसके लिए त्याग करेंगे? जो नया साझेदार आ रहा है उसी के लिए त्याग करेंगे पुराने साझेदार। तो नए साझेदार के लिए त्याग करेंगे और इसके बदले में जिस हेतु नया साझेदार उन्हें प्रब्याजी का भुगतान करता है, प्रीमियम का भुगतान करता है, मतलब आप मुझे अधिकार दे रहे हो लाभ प्राप्त करने का, तो मैं बदले में आपको कुछ नगद रकम दूंगा आपसे अधिकार प्राप्त करने के लिए। उस रकम को अपन प्रब्याजी बोलते हैं, इसलिए उसे लाभ में भाग प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। अब ये 2 बातें हैं। हर थ्योरी इतनी इजी भी नहीं होती कि एक बार में समझ में आ जाए, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती कि 2-4 बार हम पढ़ें समझें तब भी समझ नहीं आ रही। तो अब आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है, समझना है। फिर कहीं लगता है क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो आप में से कुछ बच्चे पूछते ही हैं मुझसे, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। तो आप कोई भी मुझसे फ्री है डाउट्स पूछने के लिए पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे ही दूँगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की थ्योरी के लिए। 1 या 2 लेक्चर में हम अपनी बाकी की थ्योरी कवर कर लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे। तो आप सारी थ्योरी पर अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग हो सके और प्रैक्टिकल पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।